एक और दिल दहला देने वाली कुदरती आपदा की कहानी। एक खूबसूरत टूरिस्ट आइलैंड पर जहां सब चैन और मजे कर रहे थे, अचानक प्रकृति का तांडव शुरू हो गया। हरे रंग की राख का बादल, जमीन हिलाने वाले भूकंप और उससे पैदा हुई एक विशाल सुनामी। अब सवाल है, क्या यहाँ के लोग और टूरिस्ट बच पाएंगे? चलिए कहानी शुरू करते हैं। शुरुआत होती है एक बोट पर, जहाँ टूरिस्ट मस्ती में झूम रहे हैं। तभी अचानक समंदर से सफेद धुआं उठने लगता है। एक औरत घबराई सी देखती है कि उसका साथी जो अभी अभी पानी में कूदा था, अब कहीं नहीं दिख रहा। अगले ही पल समंदर में पानी ऐसे उबाल मारने लगता है जैसे कोई खौलता हुआ कड़ाहा हो। कोई भागने का मौका ही नहीं बचा। डेरेक और उसका परिवार अपने हॉलिडे पर ला पाल्मा नाम के आइलैंड पर पहुंचे हैं। ये जगह नॉर्वे का एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वो समंदर की खूबसूरत लहरों को देखकर तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि प्रकृति का एक ऐसा कहर आने वाला है जो सब कुछ तबाह कर देगा। दूसरी तरफ आइलैंड के अंदर एक घने जंगल में भूविज्ञानी मैरी अपनी टीम के साथ रिसर्च कर रही है। इस आइलैंड की गहराई में एक सोता हुआ ज्वालामुखी है जो कई दशकों से शांत है, लेकिन मैरी को हर 2 हफ्ते में यहाँ जांच करने की जिम्मेदारी है। इस बार वो देखती है कि चट्टानों से अचानक पानी चुग रहा है। वो तुरंत इसका सैंपल लेकर लैब में टेस्ट करने का प्लान बनाती है। मैरी आगे बढ़ती है और देखती है कि जमीन पर ढेर सारे चमगादड़ मरे पड़े हैं। उसका पार्टनर गैस की जांच करता है और कहता है CO2 का लेवल काफी ज्यादा है। तभी टॉर्च की रोशनी से चट्टान की ऊपरी सतह पर एक नई दरार दिखती है। इधर ज्वालामुखी पर रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर वॉलरो एक न्यूज देख रहे हैं। आइलैंड के साउथ ईस्ट में एक नाव हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। वॉलरो के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखती हैं। मैरी अपनी रिपोर्ट वॉलरो को देती है। संकेत साफ है, ज्वालामुखी जाग रहा है। वो कहती है कि आइलैंड के लोगों को तुरंत अलर्ट कर देना चाहिए, लेकिन वॉलरो सोच में पड़ जाता है। ये तो टूरिस्ट सीजन है, अगर पैनिक मच गया तो इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाएगा। और वैसे भी ये दरारें कोई नई बात नहीं, ज्वालामुखी तो हमेशा हलचल करता ही रहता है। वो मैरी को बस इतना कहता है, मॉनिटरिंग डिवाइस इंस्टॉल करो और रिपोर्ट देते रहो। लेकिन मैरी का साथी परेशान है। वो बताता है कि ज्वालामुखी के समुद्र की तरफ जो दरार है, वो अगर टूट गई तो पहाड़ का बड़ा हिस्सा समंदर में गिर जाएगा और इससे ऐसी सुनामी उठेगी जो पूरे आइलैंड को निगल जाएगी। मैरी कहती है तो लोगों को तुरंत निकालना होगा, पर उसका साथी उदास होकर कहता है वॉलरो रिस्क नहीं लेगा। पहले भी उसने एक झूठा अलर्ट जारी किया था और पूरे आइलैंड की टूरिज्म बर्बाद हो गई थी। वो गलती फिर से नहीं दोहराएगा। इस बीच डेरेक और उसका परिवार समुद्र किनारे मस्ती में डूबे हैं। तभी उनका छोटा बेटा अचानक गायब हो जाता है। पूरा परिवार घबरा जाता है और उसे ढूंढने में लग जाता है। कुछ देर बाद वो उसे एक चट्टान पर खड़ा पाते हैं। लड़का समुद्र की ओर ताक रहा होता है, जहाँ हजारों कछुए अपने घर छोड़कर गहरे पानी में जा रहे हैं। यहाँ तो कछुए रहना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो अपना ठिकाना छोड़ रहे हैं? दूसरी तरफ मैरी अपनी लैब में सैंपल टेस्ट करती है। पानी में कोई मिनरल नहीं है, यानी ये पानी जमीन के अंदर से नहीं आ रहा। तो फिर ये पानी आ कहां से रहा है? मैरी और उसका पार्टनर फिर से उस ज्वालामुखी वाले इलाके में पहुंचते हैं। ये जगह पूरी तरह राख से ढकी हुई है। उनका मिशन नई नई दरारों का डेटा इकट्ठा करना और ज्वालामुखी के गुस्से को मॉनिटर करना। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, पहाड़ के बीचों बीच एक और नई दरार दिखती है। दिखने में छोटी लग रही है, लेकिन ये कब बड़ा रूप ले ले कोई नहीं जानता। मैरी और उसका पार्टनर ज्वालामुखी के मुहाने पर मॉनिटरिंग डिवाइस लगाने की तैयारी में जुटे होते हैं। तभी भूगर्भ विभाग से फोन आता है। कॉलर घबराई आवाज में कहता है, मैरी वहां से फौरन हट जाओ, अंदर का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मैरी फोन रखते ही सामान समेटने लगती है, लेकिन तभी उसे कुछ टूरिस्ट दिखते हैं। वो उन्हें वहां से निकलने को कहती है, लेकिन दोस्तों बस इतनी सी देर में हालात और खराब हो जाते हैं। ज्वालामुखी के अंदर से धुआं उठने लगता है। चारों तरफ घुटन बढ़ने लगती है। मैरी और उसका पार्टनर दौड़ते हुए नीचे की ओर भागने की कोशिश करते हैं। तभी मैरी का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। जब वो होश में आती है तो खुद को एक अस्पताल में पाती है। खिड़की से बाहर झांकती है। सब कुछ शांत लगता है, पर क्या ये सन्नाटा तूफान से पहले का है? अस्पताल के बाहर वॉलरो बैठा है। वो कहता है, मैरी घबराने की बात नहीं है, वो धुआं बस ज्वालामुखी की नॉर्मल प्रेशर रिलीजिंग प्रोसेस थी। लेकिन मैरी जानती है कि जब ज्वालामुखी दबाव छोड़ता है तो इसका मतलब बड़ा धमाका आने वाला है। वो वॉलरो से कहती है कि इमरजेंसी अलर्ट जारी करना चाहिए, लेकिन वॉलरो पहले की गलती को लेकर डरा हुआ है। वो सोचता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो टूरिज्म का क्या होगा। वॉलरो और मैरी के बीच बहस बढ़ जाती है। आखिरकार दोनों मिलकर ये मामला मीटिंग हॉल में ले जाते हैं, लेकिन वहाँ के अधिकारी भी वॉलरो की तरह ही सोचते हैं। पैनिक क्रिएट करना ठीक नहीं। वॉलरो एक बीच का रास्ता सुझाता है, डेटा को मॉनिटर करते रहो और ऊपर रिपोर्ट करो। लेकिन मैरी कहती है, इतनी देर करना ठीक
ठीक नहीं है, ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। मैरी की सबसे पहली चिंता उसका छोटा भाई जो उसी आइलैंड पर है। वो उसे तुरंत कॉल करके कहती है तुरंत फ्लाइट ले और यहाँ से निकल। उधर मैरी मॉनिटरिंग सेंटर लौटती है और देखती है कि ज्वालामुखी के अंदर का दबाव तेजी से बढ़ रहा है, चट्टानें कांप रही हैं। वो वॉलरो को रिपोर्ट देती है जो फौरन इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट करता है। लेकिन क्या ये बहुत देर हो चुकी है? एक यात्री विमान आइलैंड के एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा होता है। तभी ज्वालामुखी से अचानक धुआं और राख का गुब्बार उठता है। पायलट को फ्लाइट कैंसिल करने का मैसेज आता है, लेकिन तब तक वो आसमान में पहुंच चुका होता है। राख और धुएं से बचने के लिए वो फ्लाइट मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन एक बड़े धमाके के साथ गिर जाता है। उधर डेरिक का परिवार होटल में बैठा नाश्ता कर रहा होता है। तभी खिड़की से वो देखते हैं एक प्लेन आग की लपटों में गिरता है। लोग घबरा जाते हैं, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ऑफिस में मौजूद लोग, जिनमें मेयर के सचिव भी शामिल हैं, अब समझ जाते हैं कि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। मैरी ने वॉलरो को कई बार बताया था कि ज्वालामुखी पर बढ़ती दरारें बेहद खतरनाक हैं। अगर पहाड़ का हिस्सा समंदर में गिरा तो सुनामी आएगी। लेकिन मेयर और उसके अधिकारी अब भी पैनिक से बचने की कोशिश में हैं। सभी लोग अपने परिवारों के साथ आइलैंड छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैरी उसने तय कर लिया है कि वो यहीं रुकेगी और ज्वालामुखी की गतिविधियों पर नजर रखेगी। जैसे ही वो घर लौटती है, उसे पता चलता है कि उसका भाई शराब पीकर हंगामा कर रहा है और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। जब मैरी पुलिस को ज्वालामुखी के खतरे के बारे में बताती है तो वो इसे अफवाह फैलाने का आरोप लगाकर उसे भी गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि कुछ घंटों बाद वही होता है जैसा विशेषज्ञों ने पहले बताया था। ज्वालामुखी शांत हो जाता है। टूरिस्ट आराम से अपनी छुट्टियां मनाने में लग जाते हैं, लेकिन डेरिक की पत्नी का भाई जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करता है, एक बड़ी साजिश को भांप लेता है। वो देखता है कि सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और उसे शक होता है कि बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो तुरंत अपनी बहन को कॉल करता है, डेरिक को बोलो फैमिली लेकर फटाफट यहाँ से निकल जाओ। डेरिक को अपने साले की बात पर पूरा भरोसा था। उसने बिना वक्त गंवाए सामान पैक किया और टैक्सी की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन टैक्सियां जैसे गायब ही हो गई थीं। तभी उसकी नजर एक स्टार्ट की हुई वैन पर पड़ती है। ड्राइवर कुछ सामान लौट कर रहा था। डेरिक ने बिना सोचे समझे फैमिली को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी लेकर भाग निकला। आखिरकार 10 मिनट के बाद वो बंदरगाह पहुंचता है। एक बोट तैयार खड़ी थी, लेकिन जैसे ही वो उतरने लगता है, ड्राइवर पीछे से भागता हुआ आता है और पैसे मांगता है। डेरिक ने फैमिली को बोट पर चढ़ा दिया और खुद ड्राइवर से भिड़ गया। मारपीट के बाद आखिरकार पैसे देकर पीछा छुड़ाया, लेकिन वो ये जानकर हैरान रह गया कि अगर उसने गाड़ी की जगह पास की शॉर्टकट गली पकड़ी होती तो पैदल ही जल्दी पहुंच जाता। और जब तक वो बोट तक पहुंचा, वो उसे जाते हुए देखता रह गया। अब उसका एक ही प्लान था, कोई प्राइवेट बोट लेकर अपनी फैमिली तक पहुंचना। तभी इमरजेंसी अलर्ट बज उठता है। वॉलरो ने ज्वालामुखी का प्रेशर फिर से बढ़ता देख इस बार बिना देरी के अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेरिक को पता चलता है कि सभी बोट ऑपरेटर्स को अपने ऑपरेशन रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। वो लगभग हिम्मत हार चुका था, लेकिन तभी एक लोकल आदमी उसे अपनी बोट में एक सीट देने के लिए तैयार हो गया। डेरिक राहत की सांस भी नहीं ले पाता कि तभी दूर से एक धमाका सुनाई देता है। ज्वालामुखी आखिरकार फट चुका था। आइलैंड में हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। उधर मैरी का भाई धमाका सुनते ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो बहन को छुड़ाने का प्लान बनाता है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि पुलिस वाले खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग चुके हैं। वो जेल की चाबी लेकर भागता है और मैरी को बाहर निकालता है। जाते जाते वो कुछ और कैदियों को भी छोड़ देता है। मैरी और उसका भाई जब तक बंदरगाह पहुंचते हैं, वहां कोई बोट नहीं बचती। तभी उनकी मुलाकात डेरिक से होती है। डेरिक बताता है कि आखिरी बोट में उसने एक माँ और उसके बच्चे को अपनी जगह दे दी, लेकिन भाई को याद आता है कि उसने समुद्र तट पर अपनी एक प्राइवेट बोट छिपाई हुई है। सब लोग दौड़ते हुए समुद्र तट पर पहुंचते हैं। बोट वहां सचमुच मौजूद थी। जैसे ही वो बोट खोलते हैं, अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज आती है। मुड़कर देखते हैं तो वो एक कैदी था जिसे मैरी के भाई ने छोड़ा था। वो बोट को अपने साथियों के लिए मांग रहा था। सबकी सांसें थम जाती हैं। मैरी के भाई ने बहादुरी दिखाई और उन बदमाशों से बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन तभी एक गोली उसके पेट में जा लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा और अब डेरिक को समझ आ गया कि उसे अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए कुछ करना ही होगा। उसने पूरी ताकत से बदमाशों से मुकाबला किया। एक पत्थर उठाकर सीधे उनके सर पर दे मारा, लेकिन इससे पहले कि वो राहत की सांस ले पाता, बाकी गुंडे वहां पहुंच गए। बिना और वक्त गवांगे डेरिक ने मैरी को खींचा और वहां से भाग निकला। मैरी ने खुद को संभाला और फौरन बोट स्टार्ट की। वो दोनों अब समंदर की ओर भाग रहे थे। दूसरी तरफ डेरिक की पत्नी और बच्चे पास वाले आइलैंड पर पहुंच चुके थे। वो लकी थे कि उन्हें आखिरी फ्लाइट मिल गई थी, लेकिन तभी उनकी बेटी सारा ने एयरपोर्ट पर अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखा। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी आप और छोटू फ्लाइट पकड़ लो, मैं उसे बोर्डिंग पास देकर आती हूँ।
वो भागी, पर इसी बीच माँ को सारा नहीं दिखी तो वो उसे ढूंढने नीचे चली गई और इसी तरह माँ बेटी फ्लाइट से छूट गए। उधर ज्वालामुखी विभाग का डायरेक्टर अपने ऑफिस में उदास बैठा था। उसने सोचा कि सब स्टाफ जा चुके हैं, लेकिन तभी उसने अपने पुराने साथी को देखा जो हाल की दुर्घटना में घायल होकर बेहोश था। अलर्ट की आवाज सुनकर वो जागा, पर अब भागने के लिए वक्त खत्म हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, ज्वालामुखी का सामना करना। उन्होंने अपने पुराने शूट पहने और सीधे ज्वालामुखी के पास पहुंच गए। लावे की धधती नदी के सामने डायरेक्टर के चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं। वो कहा, काश मैंने जल्दी फैसला लिया होता तो इतनी जाने न जाती। साथी ने अपनी जैकेट से रेड वाइन निकाली। चलो आखिरी पल तो एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन तभी जमीन हिलने लगी। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर समंदर में गिर गया। इससे एक विशालकाय सुनामी बनने लगी। डेरिक और मैरी पास वाले आइलैंड पर पहुंच चुके थे, लेकिन तभी उन्हें दूर से गड़गड़ाहट सुनाई दी। मैरी ने तुरंत अपनी दूरबीन निकाली और देखा, सुनामी। डेरिक, ये लहरें किसी भी बड़े जहाज को तिनके की तरह उड़ा देंगी। डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। लेकिन तभी डेरिक के फोन में मैसेज आया, सुरक्षित जगह का लोकेशन। ये मैसेज डेरिक के साले ने भेजा था। उसने बताया कि एक समुद्री विशेषज्ञ ने डेटा के आधार पर पता लगाया है कि पास वाले आइलैंड का एक कोना उसकी खास आकृति के चलते इस सुनामी की लहरों से बच सकता है। बिना वक्त गंवाए डेरिक और मैरी उस लोकेशन की ओर दौड़ पड़े, लेकिन सुनामी की लहरें अब नजदीक आ चुकी थीं। उनका हर कदम अब मौत के साए में था। उधर डेरिक की पत्नी ने भी ये मैसेज पढ़ा। उसने अपनी बेटी को कॉल करना चाहा, लेकिन नेटवर्क ने साथ छोड़ दिया। दूसरी ओर फ्लाइट का पायलट भी सुनामी को देखकर डर गया। उसने इंजन की पावर फुल कर दी, लेकिन वो लहरों की रफ्तार का अंदाजा नहीं लगा पाया और फिर विशाल लहरों ने पूरी फ्लाइट को निगल लिया। डेरिक और मैरी अपनी जान पर खेलते हुए सुरक्षित लोकेशन पर पहुंचने में कामयाब हो गए। उनकी पत्नी और छोटे बच्चे को भी एक अच्छे शख्स की मदद से समय रहते वहां पहुंचा दिया गया। डेरिक और मैरी अपनी जान बचाने के लिए मौत के पीछे छुपे हुए खौफ से भाग रहे हैं। उनके पीछे सैकड़ों फीट ऊंची सुनामी की लहरें थीं और उनके सामने भी एक और विशाल लहर रास्ता रोककर खड़ी हो गई। छोटा सा स्पीड बोट जैसे धुआं छोड़ने लगा था। लग रहा था कि अब बस सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी डेरिक की नजर एक खतरनाक विशाल पत्थर पर पड़ी। बिना वक्त गंवाए उसने स्पीड बोट का हैंडल तेजी से घुमाया। जो हुआ उसे देखकर दोनों हैरान रह गए। दो विशाल लहरें आपस में टकराईं और उनकी भयानक ऊर्जा एक दूसरे को खत्म कर दी। डेरिक और मैरी ने इस चमत्कार को देखा और उनकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, इंसान कुदरत के सामने कितना छोटा और बेबस है। लेकिन यहाँ रुकने का वक्त नहीं था। वे फौरन अपनी बोट को लेकर समुद्र तट की ओर बढ़े। तट पर पहुंचकर डेरिक को वहां पहले से मौजूद कुछ बचे हुए लोग मिले। वो घबराहट में इधर उधर भागकर अपनी फैमिली के बारे में पूछता रहा। हर जवाब उसके दिल को और तोड़ देता। उसकी आंखों में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। लेकिन तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पलट कर देखा और दोस्तों, वो पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। सामने उसकी पत्नी और बच्चे खड़े थे जो किसी तरह जिंदा बच गए थे। खुशी और आंसुओं का वो मिला जुला मंजर कोई भी नहीं भूल सकता। दूसरी तरफ डेरिक की बेटी जो एयरपोर्ट पर थी धीरे धीरे होश में आई। उसने टूटी फूटी प्लेन से बाहर झांक कर देखा तो चारों तरफ तबाही का आलम था, लेकिन उसमें जीने की एक अलग ही आग थी। वो अपनी दोस्त का हाथ पकड़े मलबे से बाहर निकली और बचने का रास्ता ढूंढने लगी। और फिर सरकारी बचाव दल आखिरकार पहुंचा। सुनामी की इस भयानक त्रासदी के बावजूद डेरिक का परिवार चमत्कारी ढंग से एक साथ आ पाया। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है, कभी हार मत मानो, जब तक सांसें हैं उम्मीद है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।